गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अतुल प्रताप। आज 4th सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं शासन हमारा पेपर है, उसको पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है सूचना एवं अभिलेखों का प्रबंधन। जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं और जो भी उनका अभिलेखीकरण होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको किस प्रकार से उनका प्रबंधन किया जाता है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम सूचना प्रबंधन का अर्थ समझते हैं। सूचना प्रबंधन के अर्थ को देखते हुए सबसे पहले बात बताते हैं। सूचना प्रबंधन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, अर्थात सूचना का प्रबंधन व्यापक स्तर पर किया जा सकता है। वर्तमान समय में सूचनाओं को उनकी उपयोगिता एवं महत्व के आधार पर एकत्रित किया जाता है। फिर देखते हैं, वर्तमान समय में सूचनाओं को उनकी उपयोगिता एवं महत्व के आधार पर एकत्रित किया जाता है। इसलिए सूचनाओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर उसका सदुपयोग किया जा सके। यदि किसी वर्ष के छात्रों से एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यदि किसी वर्ष के छात्रों से परीक्षा संबंधी सूचना प्राप्त करनी है तो इन अभिलेखों से प्राप्त की जा सकती है। अर्थात परीक्षा संबंधी जो भी अभिलेख होते हैं उनसे किसी वर्ष के छात्रों की सूचनाएं परीक्षा से संबंधित प्राप्त की जा सकती हैं। यहाँ क्या हुआ, सूचना का प्रबंधन हुआ। किसी भी सूचना का दूसरा देख लेते हैं, अभिलेखों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। किसी भी सूचना का लिखित ब्यौरा दे देना, लिखित में उसको रूप दे देना, वही हमारा क्या कहलाता है, सूचनाओं का अभिलेखीकरण कहलाता है। और इन अभिलेखों का प्रबंधन करना, इन अभिलेखों को का रखरखाव करना, उनको किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से उनका प्रबंधन करना है, कैसे उनका इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से उनके संबंध में विशेष जानकारी हासिल करनी है, इन सारी चीज़ों का की व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है, अभिलेखों का प्रबंधन कहलाता है। इस प्रकार से हमने सूचना का प्रबंधन पढ़ा और अभिलेखों का प्रबंधन पढ़ा। अब देखते हैं परिभाषाएं की परिभाषा दे रखी हैं, उसमें से श्रीमती आर के शर्मा या राजकुमारी शर्मा की परिभाषा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। इसमें ये कहती हैं, सूचना प्रबंधन का आशय मानव हित के लिए सूचनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रबंधन है, जिसका प्रयोग वर्तमान भूत एवं भविष्य की उपयोगिता के लिए किया जाता है। एक बार फिर देखते हैं, सूचना प्रबंधन का आशय मानव हित के लिए सूचनाओं के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रबंधन से है, जिसका प्रयोग वर्तमान भूत एवं भविष्य की उपयोगिता के लिए किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं परिभाषा क्या होता है। परिभाषाएं मैंने पहले ही बताई थी। परिभाषाओं से तात्पर्य होता है कि जिस किसी भी शब्द की परिभाषा देनी है उसको एक निश्चित शब्दों में बांध देना ही उस शब्द की परिभाषा है। इस प्रकार से समग्र रूप से हम बात करें तो सूचना प्रबंधन का आशय फिर देखते हैं, सूचना प्रबंधन का अर्थ है मानव के कल्याण के लिए जो भी सूचनाएं हैं उनको क्या करना है, क्रमबद्ध करना है, व्यवस्थित करके उनको प्रबंधित करना है, उनका प्रबंधन करना है, जिससे भविष्य में वर्तमान में और भूत में कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उनके उपयोग के अनुसार उनका इस्तेमाल किया जा सके, उनका उपयोग किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार से सूचना प्रबंधन का आशय हुआ, उनकी परिभाषा हो गई। आगे देखते हैं, विद्यालयी सूचनाओं का संकलन। विद्यालयी सूचनाओं के संकलन, यहाँ पर इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसको हम बैठा लेते हैं। विद्यालयी सूचनाओं का संकलन किस प्रकार से किया जाता है वो देखते हैं, और क्यों किया जाता है। विद्यालयी सूचनाओं का संकलन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। मैं लिखूंगा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। हम सिर्फ यहाँ पर आपको बताएंगे, व्याख्या करेंगे इसकी। विद्यालयी सूचनाओं का संकलन
में क्या होता है, शैक्षिक सूचनाओं को प्रायः समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन समाचार पत्रों के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं का संकलन करते हैं। इस प्रकार से विद्यालय से संबंधित सूचना होती हैं वो विस्तृत स्तर पर, जिले स्तर पर, विभागीय स्तर पर किससे प्राप्त होती हैं, वो समाचार पत्रों से प्राप्त होती हैं। और समाचार पत्रों से प्राप्त सूचनाओं को विद्यालय प्रबंधन उनको व्यवस्थित करता है। नंबर 2 है पूर्व में हुए शोधों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पूर्व में जिस किसी विषय पर शोध कार्य हुए हैं, अनुसंधान कार्य हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको संकलित किया जाता है, उनको एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला है शैक्षिक पत्रिकाओं तथा जो रिसर्च जर्नल होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। शिक्षा से संबंधित जो भी एजुकेशनल मैगजीन्स होती हैं, जो भी जर्नल्स होते हैं, शोध जर्नल होते हैं, उनको संकलित किया जाता है। नेक्स्ट है सूचनाओं का संकलन वर्तमान में संचार साधन से भी किया जाता है। तो अगला है विभागीय आदेश की सूचना संकलन का प्रमाणिक स्रोत होते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर सूचनाओं को विद्यालय में भेजा जाता है। विभागीय सूचना होती है शिक्षा से संबंधित, वो विभाग शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय को समय समय पर भेजा जाता है। नेक्स्ट है दूरदर्शन के माध्यम से भी सूचनाओं का संकलन किया जाता है। दूरदर्शन या टीवी पर विशेष रूप से कुछ सूचनाएं होती हैं जो संपूर्ण शिक्षा विभाग को या पूरे प्रदेश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर उनको अनाउंस किया जाता है, वो टेलीविजन के माध्यम से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं मापनीय मीजर्स होते हैं। विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं, मापनियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की शेड्यूल्स होते हैं, उनके माध्यम से भी एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है सूचना संकलन का प्रमुख कारण अनेक प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं भी होती हैं जिनसे आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट आगे है सूचना प्राप्ति के प्रमुख साधन अनेक प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं हैं। सूचना अगला है जिसमें इसमें ये शिक्षा से संबंधित बहुत बड़े उपकरण हैं, इनके द्वारा शिक्षा से संबंधित सूचनाएं विद्यालय को भेजी जाती हैं। इसमें NCERT, SCERT, NCTE, UGC और MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आगे देखते हैं सूचनाओं के संकलन की आवश्यकता क्या है। सूचनाओं के संकलन की आवश्यकता इनकी जरूरत क्या है वो देख लेते हैं। इसको समझते हैं। सूचनाओं को संकलन के लिए पहली जरूरत ये है कि सूचनाओं के संकलन की आवश्यकता जो भी लक्ष्य होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं, उनके एग्जीक्यूशन में होती है, उनके क्रियान्वयन में होती है। दूसरा है शिक्षकों को कार्यभार किस प्रकार से सौंपे जाएँ, इसके लिए भी सूचना की जरूरत होती है, किस प्रकार से हमें सूचनाओं को कलेक्शन करना है, उनको इकट्ठा करना है। तीसरा है विद्यालय के कई कार्यक्षेत्र होते हैं, उनके निर्धारण के लिए उनको किस प्रकार से चीज़ों को क्लियर किया जाए, इसके लिए भी सूचनाओं के संकलन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है शिक्षा नियोजन के लिए किस प्रकार से शिक्षा का नियोजन किया जाए, किस प्रकार से शिक्षा की प्लानिंग की जाए, इसके लिए भी सूचनाओं के संकलन की जरूरत होती है। और नेक्स्ट है विद्यालय का जो बजट निर्माण होता है, किस प्रकार से विद्यालय के बजट का निर्माण किया जाए, उसके लिए भी सूचनाओं के संकलन की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट है किन कार्यों को कम और किन कार्यों को प्रमुखता प्रदान की जानी है, इसके लिए भी सूचनाओं के संकलन की जरूरत होती है। किस प्रकार से सूचनाओं का संकलन किया जाए और कौन से कार्यों को पहले वरीयता दी जाए, फिर उसके क्रम के अनुसार वरीयता देते चले जाए, इसके लिए भी सूचनाओं के संकलन की जरूरत होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने सूचनाओं के आकलन की आवश्यकता पड़ी। आगे देखते हैं सूचना आकलन के स्रोत। यहाँ पर देख लेते हैं सूचना आकलन के स्रोत।
सूचना आकलन के स्रोत, सूचना आकलन के स्रोत। ठीक है, रिसोर्सेज ऑफ या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इस प्रकार से सूचनाओं का संकलन किया जाता है। इसके स्रोत क्या हैं उनको देख लेते हैं। इसमें ये स्रोत होते हैं दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक प्रकार होता है आंतरिक स्रोत, यहाँ देख लेते हैं। एक टाइप होता है आंतरिक स्रोत, और दूसरा होता है बाहरी स्रोत। बाहरी स्रोत। ठीक है, आंतरिक स्रोत के लिए कुछ चीजें हैं, वो हैं विद्यालय व समस्त आंतरिक क्रियाएं। विद्यालय के अंतर्गत विद्यालय आंतरिक स्रोत के अंतर्गत है विद्यालय व समस्त आंतरिक क्रियाएं। विद्यालय के अंदर जो क्रियाएं की जाती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं आंतरिक स्रोत के अंतर्गत की जाती हैं। अब हम बाहरी स्रोत की बात करेंगे तो बाहरी स्रोत के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्र पहला बाहरी स्रोत में ब्लॉक संसाधन केंद्र दूसरा ब्लॉक संसाधन केंद्र के बाद न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र अगला है ग्राम विकास समिति। बाहरी स्रोत में तीसरा स्रोत है ग्राम विकास समिति। चौथा देखते हैं, वो है जिला सूचना केंद्र। ठीक है, अगला है जिला विशेष शिक्षा अधिकारी। बेसिक शिक्षा अधिकारी, छठवां है सहायक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, और सातवां है वो है, उसे देखते हैं, वो है खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सूचना आकलन या सूचना संकलन के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ स्रोत हैं। वो मैंने बताया दो स्रोत हैं। दो स्रोतों में पहला आंतरिक स्रोत है विद्यालय के अंतर्गत की जाने वाली समस्त आंतरिक क्रियाएं इसके अंतर्गत आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। बाहरी स्रोत में कुछ संसाधन केंद्र हैं, जैसे ब्लॉक संसाधन केंद्र, दूसरा न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, तीसरा ग्राम विकास समिति, चौथा जिला सूचना केंद्र, पांचवा जिला विशेष शिक्षा अधिकारी, छठवां सहायक जिला विशेष शिक्षा अधिकारी, और सातवां है खंड शिक्षा अधिकारी या AVSA। इस प्रकार से इन स्रोतों को हमने क्लियर किया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है फ्रेंड, मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे देखते हैं हम लोग सूचनाओं के प्रबंधन के सोपान होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। वो क्या होते हैं? सूचना
प्रबंधन के सोपान, सूचना प्रबंधन के सोपान, सूचना प्रबंधन को किस स्टेप, कौन से स्टेप होते हैं उनको देखते हैं। इसमें 3 स्टेप होते हैं। सूचनाओं का संकलन, सूचनाओं का विश्लेषण पहला है। 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसमें पहला प्रकार हो गया सूचनाओं का संकलन, सूचनाओं का संकलन। दूसरा है सूचनाओं का विश्लेषण, सूचनाओं का विश्लेषण, सूचनाओं का विश्लेषण। और तीसरा है सूचनाओं का अभिलेखीकरण, सूचनाओं का अभिलेखीकरण, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। सूचनाओं का संबंध के साथ पर यह है जो भी विद्यालय से संबंधित जो भी शिक्षा से संबंधित शिक्षा विभाग द्वारा या अन्य स्तर पर जो सूचनाएं दी जाती हैं उनको एकत्रित किया जाता है। दूसरा है भाग है इसका, पहला हो गया ये। दूसरा है सूचनाओं का विश्लेषण, शिक्षा विभाग द्वारा या विभिन्न स्तरों पर जो सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, जो सूचनाएं दी जाती हैं उनका विश्लेषण किया जाता है कि कौन सी सूचना कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है, कितना उसका इस्तेमाल किया जाना है। इन सारी सूचनाओं को विश्लेषण करने के बाद ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, किसी अंतिम परिणाम पर पहुंचा जाता है। अगला है सूचनाओं का अभिलेखीकरण। जब सूचनाओं के बारे में व्यक्ति या जो भी संस्था है, प्रबंधक है, उनका एनालिसिस कर लेते हैं, उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उसके बाद जो भी ऑथेंटिक सूचनाएं होती हैं, जो भी उपयोगी सूचनाएं होती हैं, उनको एक प्रारूप दिया जाता है, लिखित प्रारूप दिया जाता है, अर्थात उनका अभिलेखीकरण किया जाता है। इस प्रकार से सूचना प्रबंधन के जो पंक्ति वो हम लोगों ने पढ़े। नेक्स्ट देखते हैं अब अभिलेख प्रबंधन की प्रक्रिया, इसको समझते हैं। अभिलेख प्रबंधन की प्रक्रिया, अभिलेख प्रबंधन को मैंने बता दिया था, देख लेते हैं। अभिलेख प्रबंधन का अर्थ अभिलेख प्रबंधन का अर्थ से तात्पर्य है सूचनाओं का जो प्रबंधन लिखित रूप में किया जाता है, लिखित ब्यौरे के रूप में किया जाता है, उसका प्रबंधन करना, उसको व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, अभिलेखों का प्रबंधन कहलाता है। अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। अभिलेखों के प्रबंधन की प्रक्रिया, अभिलेखों के प्रबंधन की प्रक्रिया इसमें जो प्रक्रिया है वो निम्नलिखित होती है। नंबर 1 है अभिलेखों का संकलन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इनमें वर्णित सूचनाएं स्पष्ट हो एवं भ्रम न हो। अर्थात जब कभी भी हमें सूचनाओं के अभिलेखों का प्रबंधन करना है तो हमें यह ध्यान रखना है जो भी अभिलेख हैं उनमें जो सूचनाएं दी गई हैं वो पूर्ण है या नहीं है, भ्रमपूर्ण या भ्रामक तो नहीं है, ये बात स्पष्ट कर लेनी है। नंबर दो है अभिलेखों में संकलित भाषा शैली सरल एवं सुवेद हो। अर्थात जब कभी भी अभिलेखों का प्रबंधन किया जाए उनमें जो भी भाषा शैली हो जिनसे अभिलेख तैयार किए गए हैं वो सरल और आसान होनी चाहिए। नेक्स्ट है अभिलेखों के प्रबंधन में क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
अर्थात अभिलेखों के प्रबंधन में जो भी क्रमबद्धता है, या सीरियल का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि अभिलेखों के प्रबंधन में क्रमबद्धता नहीं है तो जो अभिलेखों का प्रबंधन है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। अगला है अभिलेखों के प्रबंधन का उद्देश्य प्रगतिशील होना चाहिए, अर्थात जब कभी भी अभिलेखों का प्रबंधन किया जाए तो उस प्रबंधन के जो उद्देश्य होते हैं वो हमेशा प्रोग्रेसिव रहने चाहिए, हमेशा विकासशील रहने चाहिए, हमेशा समय के साथ परिवर्तित होने वाले होने चाहिए। यदि इनमें किसी प्रकार की रिजेंडनेस होती है, दृढ़ता होती है, तो उससे अभिलेखों के प्रबंधन की प्रक्रिया स्थल हो जाएगी, अर्थिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है अभिलेखों का निरीक्षण समय समय पर करना चाहिए, जिससे उनकी कमियों को दूर किया जा सके। जब कभी भी अभिलेखों का प्रबंधन किया जाए तो उनका जो निरीक्षण अभिलेख है, उनका जो निरीक्षण ऑब्जर्वेशन है या निरीक्षण है समय समय पर किया जाना चाहिए, ताकि उनमें जो भी कमियां हैं, जो भी डिफॉल्ट्स हैं, उनको समय रहते सुधार लिया जाए। नेक्स्ट है अभिलेखों में नवीन सूचनाओं का समावेश करना चाहिए, जिससे उनमें संशोधन किया जा सके। अर्थात जब कभी भी अभिलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए तो उनमें जो इनोवेशंस होते हैं, नवीनीकरण होते हैं, उनको प्रमुखता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि जो भी उसमें कमियां हैं उसको समय रहते सुधार लिया जाए। अगला है प्रत्येक विद्यालय में अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय में लोहे की अलमारी का या रैकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब कभी भी अभिलेखों का प्रबंधन की प्रक्रिया अपनाई जाए तो उसके लिए प्रत्येक विद्यालय के अंदर अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए अलमारियाँ, लोहे की अलमारियाँ हों, उनके अंदर रैक की व्यवस्था हो, ताकि जो अभिलेख हैं पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। नेक्स्ट है अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते रहना चाहिए। जिस जगह भी रिकॉर्ड्स रखे जाएँ, अभिलेख रखे जाएँ, तो उन स्थानों पर जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि पिपा, झींगुर इत्यादि जैसे कीटनाशक अभिलेखों को कोई क्षति न पहुंचा सके। इस प्रकार से अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हम लोगों ने उस प्रक्रिया की, उसको देखा। आज हम लोगों ने इस स्टेटमेंट में सूचना एवं अभिलेखों के प्रबंधन का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट किया है। इससे संबंधित आपको कोई क्वेरीज करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, हम वहाँ पर आपको समाधान देंगे उसका। धन्यवाद।